हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के हिंदी के 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। अर्थात इस वीडियो में मैं आप लोग को जितने भी बहुविकल्पीय अर्थात 80 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, इसको यदि आप सही से तैयार कर लेते हैं, इसको यदि सही से पढ़ लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप 2026 में एग्जाम दें, 2027 में दें, 2028 में दें, किसी भी समय एग्जाम दें, तो इस 80 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं पूरी गारंटी देता हूं। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए मैंने एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू ढूंढ ढूंढ के बनाया है। तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आप लोगों को एक ही वीडियो में अपने सभी एमसीक्यू तैयार करने हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको बताता हूं और दिखाता हूं विथ सॉल्यूशन, मतलब एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस 80 बहुविकल्पीय प्रश्नों के। यदि आप इन सबको तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में एक भी इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और मैंने एक एक पीवाईक्यू ढूंढ के बनाया। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया। कक्षा 10वीं एवं 12वीं सामान्य हिंदी गद्य पद्य के 80 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहला है गद्य से। अब गद्य सबसे पहले आप लोग यही पढ़ते हैं, गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास, उसके बाद में फिर एंटर करते हैं उसमें। तो उसके पहले ही मैंने बनाया है गद्य से। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया सॉल्यूशन के साथ कि हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताऊंगा कि हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आंसर टिक है पहले से। तो आप एक एक क्वेश्चन का आंसर नोट करते रहिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए और एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोग को कि गोदान उपन्यास किसने लिखी है। जो गोदान उपन्यास है वो किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र इसके राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी पत्रकारिता का प्रथम पत्र कौन सा है। हम लोग को बताना है हिंदी पत्रकारिता जो होती है उसका प्रथम पत्र कौन सा है। तो उदंड मारदंड है। कौन सा है, उदंड मारदंड है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उदंत मारतंड। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग से दिया गया है, पूछ रहा है कि प्रेमाश्रय उपन्यास के लेखक कौन है। जो प्रेमाश्रय उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया गया कि गबन किसकी रचना है। तो आप लोग को हर पीवाईक्यू में मिलेगा गबन किसकी रचना है, या क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि ये आ गया गद्य से अर्थात पोएट्री से, पद्य से आ गया। अब इसमें 6th क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। मतलब कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अवधी भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि कवितावली के रचयिता कौन है। कवितावली जो रचना है इसकी रचयिता कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया है तुलसीदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को एक एक पीवाईक्यू ढूंढ ढूंढ के बनाया है। तो आप सभी क्वेश्चंस को एक एक करके नोट करिएगा एंड इसी क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिएगा। एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। उसके बाद से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि साकेत महाकाव्य, साकेत जो है वो महाकाव्य विधा की रचना है। देखिए, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, 181 क्वेश्चन तैयार हो गया। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि रश्मि रथी के कवि कौन है। जो रश्मि रथी रचना है ये किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित है। जो सूरदास है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो वो किससे, वैष्णव सगुण भक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर। एंड उसके बाद से नीचे देखिए, ये है साहित्यिक कला। साहित्यिक कला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है या उसका टाइम कितना है। तो 1050 से लेके 1375 तक माना जाता है आदिकाल। हिंदी साहित्य में आदिकाल का समय कितना होता है, 1050 से लेके 1375 तक माना जाता है। एंड उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीति काल के प्रमुख कवि कौन है। तो रीति काल के प्रमुख कवि कौन है, बिहारी लाल है। कौन है, बिहारी लाल है। एंड उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग को
13 में दिया गया है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन माने जाते हैं। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं वो प्रसाद माने जाते हैं, पंत माने जाते हैं, निराला एवं महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, फिर उसके बाद से पंत जी हैं, फिर उसके बाद से निराला जी एंड महादेवी वर्मा, ये किसके हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभ इनको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोग को कि कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी जो महाकाव्य है उसके लेखक कौन है। तो कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से दिया गया है कि भारतेंदु युग किस कालखंड में आता है। जो भारतेंदु युग है वो किस समय में आता है, मतलब उसका कालखंड क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि 1850 से लेके 1900 ईस्वी को ही हम लोग भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद से अब आ गया गद्य। कौन आ गया, गद्य साहित्य आ गया। अब देखिए इसमें अछूत उपन्यास के लेखक पूछ दिया गया, जैसे ऊपर दिया गया कक्षा 10वीं और 12वीं हिंदी साहित्य गद्य पद्य के 80 MCQ के। ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 था, 15 क्वेश्चन थे उसमें, एंड ये आ गया पार्ट 2। इसमें 16 से लेके 80 तक क्वेश्चन है। देखिए इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि अछूत उपन्यास के लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं अछूत उपन्यास के लेखक। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय अर्थात 4 अध्याय के लेखक कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आ गया चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा है। जो चंद्रकांता उपन्यास है वो किसने लिखा है। तो देवकीनंद खत्री। इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। आनंद मठ उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग से दिया गया है कि भारत भारती के लेखक कौन है। जो भारत भारती रचना है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इसके कौन है, लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये है किसका, गद्य का, पद्य का। और इसमें हम लोगों से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 में कि कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। तो कबीर दास जी थे वो निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण संत परंपरा से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण संत परंपरा। ठीक है, एंड उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर सागर के रचयिता कौन है। जो सूर सागर इसके रचयिता कौन है। तो सूरदास जी हैं सूर सागर के रचयिता। सूर सारावली, सूर सागर, सूर साहित्यिक लहरी, ये सब किसकी रचना है। तो सूरदास की रचना है। एंड उसके बाद से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए दिया गया है कि गीतांजलि किसकी रचना है। तो गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए 25 क्वेश्चन आपके समाप्त होने जा रहे हैं कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे। जो विद्यापति थे वो किस भाषा के कवि थे। तो मैथिली भाषा जो है इसी के कवि माने जाते हैं। कौन, विद्यापति। यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आप एक एक क्वेश्चन को ऊपर करके देख लीजिएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है साहित्य कला या विशेष प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। एंड ये सभी क्वेश्चन मैं आपसे को बोल रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन भी ना छोड़िए, एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए इसमें पहला 26 क्वेश्चन दिया गया। 26वां क्वेश्चन दिया गया है कि आदिकाल के कवियों में प्रमुख कौन है। तो आदिकाल के कवियों में प्रमुख कौन है, चंद्रबरदाई माने जाते हैं। आदिकाल के जो कवि हैं उनमें सबसे प्रमुख कौन है, चंद्रबरदाई। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि भक्ति काल की 2 धाराएं कौन सी हैं। जो भक्ति काल की 2 धाराएं हैं उसमें पहली धारा है सगुण और दूसरी धारा है निगुण। और ऊपर था कि कबीरदास किसके थे। तो निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते थे। तो ऊपर था, इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस किस काल में रचित रचना है। रामचरितमानस किस काल में लिखी गई है। तो ये भक्ति काल में लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। उसके बाद दिए गए कि पद्मावत किसकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जैसी, MM जैसी इनको बोलते हैं, M जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी इनको बोलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। एंड उसके बाद से आ गया क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए 30 क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। मीरा किस भक्ति धारा के कवि थी। मीरा जो है किस भक्ति धारा के कवि थी। तो सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि मानी जाती थी, कवित्री मानी जाती थी। कौन, मीरा जी। एंड उसके बाद देखिए आधुनिक इतिहास, आधुनिक साहित्य आ गया, मॉडर्न में आ गया। एंड इसमें हम लोग को दिया गया है 31 से लेके, देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 में कि छायावाद का जन्म कब
माना जाता है। जो छायावाद युग है उसका जन्म कब माना जाता है, तो 1918 ईस्वी को माना जाता है, 1918 ईस्वी में माना जाता है। एंड उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो ये निराला की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। एंड दिया गया क्वेश्चन नंबर 33 में उर्वशी किस कवि की रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए हम लोग को पंचवटी किस काव्य का अंश है। जो पंचवटी है वो किस काव्य का अंश माना जाता है, तो वो साकेत महाकाव्य का अंश माना जाता है। एंड साकेत महाकाव्य किसकी रचना है, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि ये है मैथिली शरण की रचना है। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन, साकेत महाकाव्य। एक एक क्वेश्चन को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 35 में दिया गया है कि परिमल के लेखक कौन है। जो परिमल है उसके लेखक कौन है, तो पंत जी हैं। कौन है, पंत जी हैं। एंड उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये है सामान्य हिंदी से आ गया, यह सामान्य ज्ञान साहित्यिक सामान्य हिंदी से आ गया। एंड इसमें पहला दिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है, या हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, पद्मावत को बोला जाता है। इसकी रचना कौन है, इसके रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। अभी उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि दोहा किस छंद का उदाहरण है, तो दोहा जो है वो मात्रिक छंद का उदाहरण माना जाता है, अर्थात उदाहरण है। एंड उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया हम लोग को कि रसखान किसके भक्त थे। जो रसखान थे वो किसके भक्त थे, तो श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं रसखान जी। उनकी रचनाओं में भी श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। उसके बाद से आगे शकुंतला नाटक किसने लिखा है। जो शकुंतला नाटक है वो किसने लिखा है, तो कालिदास जी ने लिखा है। एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके खत्म हो गए, 40वां क्वेश्चन खत्म होने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिएगा कि गीत गोविंद के कवि कौन है। जो गीत गोविंद है इनके कवि कौन माने जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि जयदेव, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये मिश्रित प्रश्न है, इसमें गद्य पद्य सभी आ जाएगा। देखिए इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया। 40 क्वेश्चन खत्म हो गए, 40 क्वेश्चन और बचे हैं। मतलब कि 13 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन खत्म हो गए। एंड और इतने और टाइम लगेंगे, आपके पूरे 80 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। एंड उसके बाद दिया गया इसमें चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग का प्रवर्तक माना जाता है। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया कि प्रबंधन काव्य का उदाहरण कौन सा है, तो प्रबंधन काव्य का उदाहरण है रश्मिरथी। ठीक है, प्रबंधन काव्य का उदाहरण कौन है, रश्मिरथी। एंड उसके बाद दिया गया कि निराला किस आंदोलन से प्रभावित हुए। निराला जो है वो छायावाद आंदोलन से प्रभावित हुए थे। एंड उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग को दिया गया है कि साकेत में कौन सा पात्र प्रमुख है। साकेत में जो कौन सा पात्र जो है वो प्रमुख है। साकेत महाकाव्य में उर्मिला जो है वो प्रमुख पात्र मानी जाती हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया कि पंथ को किस नाम से पुकारा जाता है, तो पंथ को प्राकृतिक का कवि माना जाता है। वो प्राकृतिक के कवि माने जाते हैं। ठीक है, पंथ जी प्राकृतिक के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोगों से पूछा है कि दिनकर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वो राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान का प्रमुख पात्र कौन है। जो गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है, इसके प्रमुख पात्र कौन है, तो होरी हैं। ठीक है, कौन है, होरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें दिया गया कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। देखिए कवियों के कवि, कवि तो सुना है, लेकिन कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, शकुंतला इन्हीं की रचना है, कालिदास की। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए अब आपके खत्म हो गया पूरे 50 क्वेश्चन, आपके पूरे 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट इसमें दिया गया 50वां क्वेश्चन में कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। एंड इसके रचनाकार कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है, लाला श्रीनिवास दास। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन खत्म कर दिए, ओनली 30 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। एंड उसके बाद से चलते हैं फिर से 51वें क्वेश्चन पे। 51वां क्वेश्चन पे देखिए उसमें हम लोगों से क्या पूछा गया है। यहाँ से आ गया अब आपके कि
इसमें दिया गया हम लोग को कि गद्य पद्य साहित्य का इतिहास। अब इसमें हम लोग को गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है। देखिए इसमें हम लोगों को 51 वाला में क्वेश्चन 51 क्वेश्चन सॉरी देखिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है, मतलब आदिकाल की जो समय अवधि थी वो कब से कब तक मानी जाती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हम लोग को 950 से लेकर 1400 ईसा पूर्व को हम लोग बोलते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो माना जाता है। चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोगों से पूछा है कि भक्ति काल का प्रारंभ कब हुआ था। आप भी एक एक क्वेश्चन को बताइएगा कि ऐसा नहीं कि इसमें मैं आंसर बता देता हूँ तो आप आंसर देख के चलिएगा। एक एक क्वेश्चन को रिव्यू करिएगा, याद करिएगा और आप प्रैक्टिस करिएगा कि मेरे को कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, भक्ति काल की जो समय अवधि थी वो कब से कब तक मानी जाती है, तो 1400 ईस्वी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1400 ईस्वी तक। ठीक है, एंड उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि से संबंधित है। जो तुलसीदास जो किस काव्य धारा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को ए में दिया गया है कि सगुण भक्ति राम भक्ति धारा। सगुण भक्ति मतलब कि एक था निर्गुण जिससे थे कौन, कबीरदास, एक थे सगुण। सगुण में क्या होता है, भगवान को माना जाता है, निर्गुण में भगवान को न मान करके उनकी मतलब कि भगवान को नहीं मानते थे। निर्गुण भक्ति धारा में भगवान को न मानते थे, सगुण भक्ति धारा में भगवान को मानते थे। तो ये तुलसीदास जी थे वो सगुण भक्ति धारा के थे। एंड उसमें भी दो प्रकार के थे, एक कृष्ण भक्ति धारा एंड एक राम भक्ति धारा। तो एक ये किसके थे, तो राम भक्ति धारा के कवि थे। एंड उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 55। एंड इसमें हम लोग से पूछा गया है कि सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे। जो सूरदास जी थे ये किस काव्य धारा के कवि थे, तो ये कृष्ण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया हम लोग को कि कबीरदास किस काव्य धारा के कवि थे। तो कबीरदास जी थे वो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, लेकिन उसके साथ साथ ये ज्ञान मार्ग काव्य धारा के कवि थे। प्रेम मार्ग नहीं, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग को दिया गया है कि जैसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो जैसी का पद्मावत ब्रज में लिखा गया, अवधि में लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है या मैथिली में। तो इनका पद्मावत जो है, पद्मावत रचना है वो अवधि भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग की। इसमें हम लोग को दिया गया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या आधुनिक काल को। तो भक्ति काल को ही हम लोग हिंदी काव्य धारा का स्वर्ण काव्य बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल बोलते हैं, स्वर्ण काव्य नहीं स्वर्ण काल बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है। जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया केशवदास, बिहारी लाल भूषण। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कि निराला और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि पंथ महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी है जो केशवदास, बिहारी और भूषण, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। केशवदास, बिहारी और बिहारी लाल और भूषण, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60वां में दिया गया हम लोग को कि हिंदी साहित्य का छायावाद युग प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य में जो छायावाद युग प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था, अभी मैंने ऊपर बताया आपको 1918 में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन लग रहा है रिवाइज हो रहा है। एंड उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 61 अर्थात 61वां क्वेश्चन में पूछा गया हम लोगों को कि छायावादी कवियों की चौकड़ी किन्हें कहा जाता है। जो छायावादी कवियों की चौकड़ी हैं, तो वो छायावादी कवियों की जो चौकड़ी अभी मैंने ऊपर बताया कि ये किसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, पंत जी को एंड महादेवी वर्मा जी को ही बोला जाता है छायावादियों की चौकड़ी कवि। ठीक है, छायावादियों की चौकड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि थे। तो ये प्रगतिवादी अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 अर्थात 63। इसमें हम लोग को दिया गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध थी। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो झांसी की रानी, इनकी प्रमुख रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तार सप्तक के का संबंध किससे माना जाता है। जो तार सप्तक का संबंध है वो किससे माना जाता है, तो ये प्रयोगवाद से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो अज्ञेय ने किया था। किसने, अज्ञेय।
अज्ञेय तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो अज्ञेय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता का सूत्रपात किसने किया था? तो नई कविता का जो सूत्रपात है वो भी किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66, मतलब 66वां क्वेश्चन इसमें दिया गया हम लोगों को गद्य साहित्य में कि हिंदी गद्य का प्रारंभ कब माना जाता है? तो हिंदी गद्य के आदिकाल का प्रारंभ जो माना जाता है वो 1700 से लेके 1800 ईसा पूर्व तक ईस्वी में माना जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदी गद्य का जनक किसे बोला जाता है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया। देखिए एक क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, लिखते लिखते डबल टाइप हो जाते हैं, मतलब दोबारा आ जाते हैं। तो हिंदी गद्य का जनक किसे बोला जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये मैंने पहले ही बताया, पहला ही क्वेश्चन था, देखिए वो रिपीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन को रिपीट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हिंदी उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी उपन्यासकारों में उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यासों का सम्राट बोला जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद से कौन आते हैं? तो जयशंकर प्रसाद आते हैं। एंड उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पहला उपन्यास कौन है? सेवा सदन, गोदान, गबन या कर्मभूमि? तो यहाँ पे पहला उपन्यास कौन हो जाएगा? सेवा सदन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि गोदान कृति किसकी रचना है, या गोदान किसकी कृति है? गोदान जो है उपन्यास जो किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 71, एंड उसके बाद से 10 क्वेश्चन बचेंगे, आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे रचना के सहित। एंड सभी मैंने आपको गद्य साहित्य, पद्य साहित्य जिसका भी इतिहास बताया सभी के साथ दिया गया है कि गोदान किस विषय पर आधारित है। गोदान जो है वो किस विषय पर आधारित है? तो ये किसान जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया किसान जीवन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदान जब आप पढ़ेंगे ना तो किसान जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता हैं। जो चंद्रकांता उपन्यास है वो इसके रचयिता कौन है? तो देवकीनंद खत्री हैं। कौन है? देवकीनंद खत्री। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि क्वेश्चन हमको लग रहा है रिवाइज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारतेंदु युग किस आंदोलन से प्रभावित हुए? तो भारतेंदु युग के आंदोलन से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कुंवर सिंह सिंहासन बत्तीसी किस प्रकार की रचना है? तो एक नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है या किस प्रकार की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया कि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया पंच परमेश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंच परमेश्वर उनकी प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद से आ गया क्वेश्चन नंबर 76, इसमें हम लोग को दिया गया कि राग दरबारी किसकी कृति है? तो राग दरबारी किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग को डी में दिया गया है कि श्रीलाल शुक्ल की रचना है या श्रीलाल शुक्ल जी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गोदान के नायक कौन है? तो गोदान का नायक अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। गोदान के नायक कौन है? होरी हैं, हीरा नहीं होरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने ऑप्शन नंबर 1 को ही पढ़ लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गबन उपन्यास के नायक कौन माने जाते हैं? तो गबन उपन्यास के जो नायक हैं वो कौन है? रामनाथ माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर ये है 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे बोला जाता है? तो परीक्षा गुरु को बोला जाता है। इसके रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं इसके रचनाकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये रहा आज का ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसके बाद से 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दिया गया है कि प्रयोगवाद का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो प्रयोगवाद का आरंभ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कि 1943 में माना जाता है, या 1943 में हुआ था। ये आज के आपके पूरे कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन? 80 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो गए। एंड उसके साथ जो बचेंगे एक दो इधर के क्वेश्चन मैं किसी और या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इस 80 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ लगभग 1 लाख से अधिक लोग मेरे को फॉलो करते हैं केवल MCQ और नोट्स के लिए। नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। एंड एक टॉपिक तो चलता रहेगा। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बावजूद कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।